सोचकर देखिए, सिंधु घाटी के वो शानदार शहर अब बस धूल और यादें बन चुके हैं। कई सौ सालों की खामोशी के बाद भारत की कहानी में एक बिल्कुल नया पन्ना खुलता है। आज से करीब 3500 साल पहले एक ऐसी संस्कृति ने जन्म लिया जिसने भारत की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वैदिक सभ्यता थी क्या, किसने इसे शुरू किया और ऐसा क्या हुआ इस दौर में कि भारतीय इतिहास पर इसकी इतनी गहरी छाप पड़ गई। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुई तो उसके बाद करीब 250 साल का एक ऐसा दौर आया जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक तरह की शांति थी और फिर इस मंच पर एक नए समूहों का आगमन हुआ, आर्य। आर्य शब्द का मतलब ही है श्रेष्ठ या कुलीन। इन लोगों ने एक नई तरह की गांव पर आधारित सभ्यता की नींव रखी। ये लोग जमीन और अपने पशुओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और यहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। ये वैदिक काल कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये करीब 900 सालों तक चला और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकार इसे दो खास हिस्सों में बांटते हैं। एक है शुरुआती दौर यानी ऋग्वैदिक काल और दूसरा है बाद का दौर यानी उत्तर वैदिक काल। तो चलिए सबसे पहले समय में पीछे चलते हैं और ऋग्वैदिक काल को देखते हैं। उस जमाने में समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था जिन्हें जन कहा जाता था। ये सब साथ रहते थे और मिलकर काम करते थे। इस शुरुआती वैदिक समाज में राजा तो होते थे, लेकिन वो कोई तानाशाह नहीं थे। उनकी ताकत पर सभा और समिति जैसी परिषदों का अंकुश होता था, जहां बैठ के सलाह मशवरा होता था। अर्थव्यवस्था भी बहुत सरल थी, मतलब पैसों का चलन नहीं था, लोग सामान के बदले सामान लेते देते थे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि समाज में किसी का स्थान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम, उसके कर्म से तय होता था। इसी दौर में वेदों की रचना हुई, जो भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए भजनों का संग्रह है। बाकी वेद संगीत, यज्ञ अनुष्ठान और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों जैसे बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताते हैं। और मजे की बात यह है कि सदियों तक इन्हें लिखा नहीं गया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा में याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हम उत्तर वैदिक काल में दाखिल होते हैं। यहाँ आकर समाज में बहुत बड़े बदलाव आने लगे थे। वो जो छोटे छोटे कबीले यानी जन थे, अब वो आपस में मिलकर बड़े इलाके बनाने लगे थे, जिन्हें जनपद कहा गया। ये एक तरह से शुरुआती राज्यों जैसे थे। ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। जहाँ पहले राजा की शक्ति सीमित थी, अब राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गए। जहाँ पहले काम के आधार पर समाज में जगह मिलती थी, अब वो जन्म के आधार पर तय होने लगी। और एक और बड़ी बात, अब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। लोहे के औजारों ने खेती में जैसे क्रांति ला दी, जिससे लोग एक जगह टिककर ज्यादा बड़ी बस्तियों में रहने लगे। सच कहूं तो उत्तर वैदिक काल विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ तो दार्शनिक और आध्यात्मिक सोच नई ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज के अंदर कुछ ऐसी बातें भी हो रही थीं जो परेशान करने वाली थीं। इसी दौर ने हमें उपनिषद दिए, वो ग्रंथ जो जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड जैसे गहरे सवालों की पड़ताल करते हैं। भारत के दो सबसे महान महाकाव्य रामायण और महाभारत, उनकी रचना भी इसी समय के आसपास हुई। इन ग्रंथों ने आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति और सोच को एक दिशा दी। लेकिन इस ज्ञान के उजाले के साथ एक स्याह पहलू भी जुड़ा था। समाज में महिलाओं का दर्जा घटने लगा और वो जो वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, वो अब जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसने समाज को सदियों तक बांट कर रखा। तो इन सब उतार चढ़ावों के बाद वैदिक सभ्यता ने हमें विरासत में क्या दिया? इसका असर बहुत ही गहरा और हमेशा रहने वाला है। वैदिक सभ्यता ने ही धर्म, दर्शन और सामाजिक ढांचे का वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जिस पर बाद में मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की शानदार इमारत खड़ी हुई। असल में आज के भारत की जड़ें इसी प्राचीन काल में बहुत गहराई तक जमी हुई हैं। भारतीय संस्कृति पर वैदिक सभ्यता का जो असर है, उसे कोई नकार नहीं सकता। हाँ, इसकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में बहस चलती रहती है, लेकिन इसकी विरासत अमर है, ये बात तय है।
और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या फिर वे कहीं बाहर से आए थे? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है और हमें वैदिक काल के स्थायी रहस्य की याद दिलाती है।